वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस से आपके लिए पुनः इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आज हम लोगों के लिए पहला लेसन है, जिस लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी। कुछ डीपली रहेगा, आपको लगेगा कि ये बोरिंग टाइप से है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा डीपली है, ध्यान से देखें और पढ़ें, क्योंकि इसमें जो एक एग्जाम्पल की तरह से हम लोग इसको बताएंगे। और लोकतंत्र, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, और क्लास 9th की लास्ट लेसन था जैसे मौलिक अधिकार, उनके बारे में पढ़ा था। तो उसी से थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूम में है और इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। सत्ता की साझेदारी एक एग्जाम्पल समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका से समझते हैं कि जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी जो बेल्जियम है वो एक कहने को देश है और यूरोप का एक देश है, यानी यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है बेल्जियम। लेकिन वो देश इतना छोटा है जैसे कि अपना हरियाणा, भारत का हरियाणा जो राज्य है उससे भी छोटा है। अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हुई हैं। यानी फ्रांस से, नीदरलैंड से और जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी अगर देखी जाए तो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी आबादी अगर बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। यानी हरियाणा की अगर आबादी से करीब आधी है, यानी हरियाणा में लगभग 2 करोड़ के लगभग है और इसमें कितनी है, लगभग 1 करोड़ है। तो इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट जो होती है बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी अगर देखें तो 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता और डच बोलता है। यानी जो भाषा वहाँ की जो बोली जाती है वो डच भाषा को यूज करते हैं। कौन? बेल्जियम। आगे हम लोग देखते हैं कि शेष जो 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यानी देश एक है और उसमें अलग 2 भाषाओं का यूज होता है। जैसे कि पहला डच बोलते हैं, कितने 59%, और 40% जो व्यक्ति हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा स्पीड से। जो शेष हैं, बाकी जो शेष परसेंटेज जो बचते हैं वो जर्मन बोलते हैं। कौन सी? जर्मन भाषा। अगर राजधानी देखते हैं इसकी तो ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं और बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में जो फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इस प्रकार से दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यानी ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की एक कैपिटल है, यानी राजधानी है, और यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले जो लोग के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका की। तो इस स्थिति में अगर हम श्रीलंका की बात देखते हैं, इस स्थिति की तुलना और एक देश से करते हैं, जैसे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यानी अगर द्वीपीय देश की बात करें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के लगभग बराबर है। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं इसमें, और सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघालियों का है। अगर वहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सिंघलियों का है। यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सिंघुलियो बोला जाता है उनको। यानी वहाँ पर हम सत्ता की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम जो आपको दोनों एग्जाम्पल बता रहे हैं वो सत्ता की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोग वहाँ पे अपनी सत्ता की साझेदारी करते हैं।
श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं और सबसे प्रमुख सामाजिक जो समूह है वो कौन सा है? सिंगेलियों का है, जिनकी आबादी की कुल जनसंख्या 74% जो है वो तमिलों का नंबर आता है। किनका? तमिलों का। और जिनकी आबादी कुल संख्या में, अगर जनसंख्या में 18 जो फीसदी है, तमिलों में भी दो समूह है, एक है श्रीलंकाई मूल और दूसरा आता है हमारा तमिल। 13% तमिल है और हिंदुस्तानी जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों का काम करने के लिए भारत लाए गए थे लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के अगर नक्शे पर गौर करें तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में, हम लोग देख लेते हैं नक्शे के अकॉर्डिंग। ये आपको जो इमेज दिख रही है वो एक बेल्जियम की है। किसकी है? बेल्जियम की है। और बेल्जियम की अगर कैपिटल की बात करें तो ये जो हम लोगों को दिख रही है ग्रे कलर से, वो ब्रुसेल्स है, यानी कैपिटल्स है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच भाषी, यानी अगर बेलोन की बात करें तो वो फ्रेंच भाषी है और फ्लेमिश की बात करें तो डच भाषी है। और जर्मन भाषा भी यहाँ पर प्रयोग की जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो श्रीलंका है वो अधिकतर श्रीलंका में मैंने बताया सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं तो कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी बहुसंख्यकवाद क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं इसको। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, यानी श्रीलंका एक स्वतंत्र हुआ था तब 1948 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, लेकिन इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए हुए थे। यानी इसका जो स्वतंत्रता मिली थी श्रीलंका को वो 1948 में मिली थी। 1956 में एक कानून बना जिसके तहत तमिल के दरकिनार करके सिंहली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई। कब? 1956 में श्रीलंका में सिंहली को एक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली और नए संविधान में यह प्रावधान भी बनाया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया और लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी उनकी संस्कृति को भी लेकर असंवेदनशील है। और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं और नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। ये जो हम लोगों को इमेज दिख रही है वो श्रीलंका के समुदाय, जातीय समुदाय है, जैसे कि अलग अलग है। हम लोगों को जो वाइट दिख रही है ये, इसमें सिंहली लोग रहते हैं, सिंहली समुदाय के लोग। और ये जो ग्रे दिख रही है इसमें श्रीलंकाई तमिल समुदाय के लोग रहते हैं। और जो हम लोगों को ब्लैक दिख रही है इसमें भारतवंशी है, तमिल समुदाय के लोग रहते हैं। और जो बीच बीच में हैं इसमें मुसलमान रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग बहुसंख्यकवाद है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं
श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक जो पार्टियां बनाई और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने की क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों को भी मांग के लिए संघर्ष किया था। बात करते हैं 1980 के दशक की, तो 1980 दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवार मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। और आपने पढ़ा है कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी के बारे में। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग एक रास्ता अपनाया और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए की कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम सत्ता के बंटवारे की बात करें तो सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूह या मसलन भाषाई या धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। इस प्रकार का जैसे बेल्जियम सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का ही एक अच्छा उदाहरण रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बेल्जियम और श्रीलंका के लोकतांत्रिक जो सरकार या सत्ता है वो किस प्रकार से हिस्सेदारी का काम करते हैं, तो इसको हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं संघवाद। संघवाद हमारा एनसीईआरटी क्लास की पॉलिटिकल साइंस 10th की सेकंड लेसन है और इस संघवाद में हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस है ये इंटरनेशनल लेवल की है और इसमें हम लोगों को अधिकतर विदेशी ही देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर है। तो हम लोग सबसे पहले संघवाद क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि एक बार पिछले अध्याय में हमने जो बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर किया और उसमें देखा होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति जो है उसमें कमी करना एक था और अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए जो थे वो बेल्जियम उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थे। इस प्रकार से केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी इनको। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की संघीय शासन जो प्रणाली है वो अपना ली थी। यानी जो बेल्जियम है एकात्मक शासन की जगह जो प्रणाली थी एकात्मक शासन, तो उसकी जगह पर उन्होंने एक संघीय शासन प्रणाली अपना ली और श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। आगे देखते हैं कि श्रीलंका के तमिल नेता जो चाहते थे कि वो देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था को कायम हो और संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसका विभिन्न
अनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। और आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन की दैनिक दिन कामकाज को देखती हैं, और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में यह है कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ और उसके अधीन होकर काम करती हैं, लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पर हम लोग गौर करते हैं। एक बार देखते हैं कि जो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, यानी यहाँ की जो सरकार है वो 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र एक होता है। तीसरा देख लेते हैं कि जो विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं कि इसलिए संविधान सरकार हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी सुरक्षा देता है। चौथा आता है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव दोनों स्तर के सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे 5 नंबर है, वो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद जो होती है वो स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसमें निर्णायक भूमिका निभाता है। इस प्रकार से अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वित्तीय स्वायत्तता या निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं, और इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनके एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है और तो बेल्जियम ऐसे क्यों अपनाए। ठीक है, इसमें एक मैप देख लेते हैं हम लोग। मैप के अनुसार चलते हैं कि जो संघीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे कि कनाडा, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, ये भारत है। इस प्रकार से हमारा जो मॉन्ट्रियल और किंगस्टन हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्री 2002, मैकलवेल कुश यूनिवर्सिटी प्रेस 2002 में यहाँ से हुआ। 192 देशों में से केवल 25 संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों की दुनिया में 40% जो जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र से एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि 25 ऐसे संघीय देश हैं, जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सेंट किट्स और नेविस, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोस्निया और पाकिस्तान, हर्जगोविना, नाइजीरिया, इथियोपिया, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, कोमोरस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये जो देश हैं वो एक संघवाद के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके बारे में हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। कि हमने पहले देखा कि जो बेल्जियम और श्रीलंका के जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें जो आती हैं कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा।
यहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, हम लोग देखते हैं कि संविधान से ही शुरुआत अगर इसकी करते हैं तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए थे। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को संघोषित किया। इसके बाद संघ शब्द नहीं आया और भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। इस प्रकार से संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार या इसमें केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधीय अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार से हैं, जैसे कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है और इन कारण के विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट अगर इसका हम बात करते हैं, जैसे राज्य सूची में जो है वो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमने जैसे कि ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नींद मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है और भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू किया जाता है और इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किया गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर नज़र डालते हैं, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था की कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। ये जो हम लोगों को मैप दिख रहा है ये सन 1947 के भारत का है। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखें। जो इस प्रकार का जो ये हम लोगों को जो एरिया दिख रहा है, यहाँ से इतना जो हम लोगों को एरिया दिख रहा है वो पाकिस्तान, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के बेहतर भाग महाबलपुर स्टेट का है। इतना जो है वो पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, पॉइंट आता है भाषीय राज्य। अगर भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली बार एक कठिन परीक्षा थी। भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की और उस वक्त से सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए थे और कई नए प्रांत बने गए थे और कई प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र नाम बदल गए थे।
इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नए राज्यों को बनाने के लिए सन 1950 के दशक में भारत के पुराने राज्यों की सीमाएं बदली और ऐसा एक सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो एक राज्य में आ जाएं। अगर इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं यानी एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उनके आदर देने के लिए भी किया गया था। इनमें नागालैंड जैसे, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य जो हैं वो शामिल हैं। आगे देख रहे हैं कि जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा और केंद्र सरकार इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य के बनाने से ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ और इससे प्रशासन से को भी पहले से अपेक्षा सुविधाजनक भी हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण को अनेक दूसरे उपाय किए गए। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों का प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया और अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी जो अभिमान को लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई थी। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती थी जहाँ लोग कोई भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले पर जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सरकार तथा राज्य संबंध के बारे में। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों ने क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यहाँ दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किया था और चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी थी। आगे हम लोग देखते हैं भारत में कितनी भाषाएं हैं या इसके जवाब पर वो हम लोग बात करेंगे। अगर नवीनतम सूचना 1991 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है, जनगणना में लोगों ने 15 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। अगर हम भारत की अनुसूचित भाषाएं देखते हैं और बोलने वालों का अगर अनुपात देखें तो वो इस प्रकार से है। जैसे कि असमिया की बात करें तो यहाँ पर 1.6 लोग हैं जो असमिया बोलते हैं और इसमें मेन देख लेते हैं। गुजराती 4.9 है और हिंदी 40.2% के अनुपात में लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को हम लोग आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया 1 नवंबर 2006 को छापा हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से आज ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया था और अपने दौर में अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो रूस से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद की अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों की सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। आगे हम लोग इसमें देखते हैं विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद जो गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, और पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था, और स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपनी कोई अधिकार था, ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग सत्ता विकेंद्रीकरण नाम मात्र में हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की अगर दिशा देखी जाए तो इसका बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, और संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। अब पॉइंट है, कुछ समझते हैं कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों को अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, और कम से कम 1/3 पर पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया था। तथा इस हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, और राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का भी कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ा, और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार से जो स्थानीय शासन वाली संस्था थी वो शहरों में भी काम करती थी। नगर पालिका, जो प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, उसे हम नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम लोग एक क्या कहते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। अगर स्थानीय शासन के ढांचा जिला स्तर तक का है, कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है, और इस गठन या मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं इसके, और इसके सदस्यों का जो चुनाव है उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन होता है, और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, और जिला परिषद उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं, और जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं, और इसी तर्क से अगर देखा जाए तो जिला परिषद के प्रधानों को जिले का शासन चलाना चाहिए, और फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों को दर्ज कुछ विषय नीचे दिए गए। तालिका में सूची, राज्य सूची और संपूर्ति सूची समूह में लिखें। यानी जो जैसे संघ सूची में कौन आता है, राज्य सूची में कौन आता है, और संवर्ती सूची में कौन आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोकतंत्र और विविधता के बारे में। लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे राज्य सूची में जो आते हैं जैसे पुलिस, कृषि, संचार, व्यापार, इस प्रकार से समवर्ती में जैसे आती है शिक्षा, बैंक, वन विभाग, रक्षा में जैसे आता है राज्य सूची के अंतर्गत आती है पुलिस, कृषि, वन, संचार या व्यापार। समवर्ती में आती है शिक्षा, विभाग, और अगर हम संघीय की बात करें तो उसमें रक्षा आती है। इस प्रकार से ये प्रश्न की श्रृंखला थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।